पर जून में ही हमें पता चला कि मेरे ब्रदर को कैंसर है। मेरी फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। मुझे याद है मैंने कई दिन हॉस्पिटल में रह के पढ़ाई करी है। हॉस्पिटल से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से हॉस्पिटल, काफ़ी बार हुआ। 16 दिसंबर 2017 वो दिन था जब मेरे ब्रदर हमें छोड़ के गए। जब 2018 में मैंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, आई वॉज 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। हर अटेम्प्ट के साथ मेरा कॉन्फिडेंस गिरता गया। 4 अटेम्प्ट्स, 4 फेलियर्स, इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे गिल्ट्स। 2020 का जब मैं इंटरव्यू दे के वापस आ रही थी, तब एक बहुत टची इंसिडेंट मुझे पता चला। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर मैं लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शादी के बाद नई जिम्मेदारियाँ, बड़े भाई का इस दुनिया को छोड़ के चले जाना, मातृत्व के अनुभव से गुजरना और हर पल अपने सपने के लिए कोशिश करते रहना आसान नहीं था। इन संघर्षों और उतार चढ़ाव के बीच अटल जी की ये पंक्तियाँ मुझे हमेशा ही मोटिवेट करती रहीं। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी शेखावत है और मैंने 2022 यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में 8th रैंक प्राप्त करी है। मेरे लिए यह सफ़र आसान नहीं था, पर जो एक चीज़ हमेशा मेरे साथ थी वह था मेरा परिवार, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा और बहुत सपोर्ट दिया। मेरी कहानी शुरू होती है जयपुर, राजस्थान से। मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जयपुर से ही हुआ है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में करा है। उस दौरान मैंने आईएसएस के बारे में सुना तो था, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उस टाइम आईएसएस के लिए मास्टर्स होना कंपलसरी था। उस दौरान मैंने अपने मास्टर्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी और आईआईटी बॉम्बे में मेरा चयन हो गया। आईआईटी बॉम्बे से मैंने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के बारे में, बट कहीं ना कहीं मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाई जो एक यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए होती है। मुझे लगा क्योंकि ये यूपीएससी है तो टफ़ होगा ही और मैं कहाँ कर पाऊँगी। मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और उसके बाद मेरी शादी हो गई। नई जिम्मेदारियाँ, जॉब, इन सब में मैं अपना सपना तो भूल ही गई थी। मेरे ससुराल में सभी लोग बड़े सरकारी अफसर हैं। मेरी मदर इन लॉ चाहती थी कि मैं भी एक सरकारी अफसर बनूं और उन्होंने मुझे बोला, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है ये जो एक सपोर्ट होता है किसी भी लड़की के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब वो आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ से मिले। मैंने डिस्कस करा अपने फादर से, मदर से, ब्रदर से और मेरे हस्बैंड से, और मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी चालू कर दी। जयपुर में ही डॉक्टर यशवीर सर एक कोचिंग चलाते हैं, मैंने वो ज्वाइन करा और क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने लगे। पर जून में ही हमें पता चला कि मेरे ब्रदर को कैंसर है। मेरी फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। अब मुझे देखना था कि मुझे तैयारी करनी है या फैमिली के साथ सपोर्ट बन के खड़ा रहना है। मेरे ब्रदर ने कहा, तुम तैयारी चालू रखो। मेरे ब्रदर के मल्टीपल कीमोथेरेपीज़ हुए। मेजर ऑपरेशन हुआ 1 अगस्त में, उसकी किडनी रिमूव हो गई। अगस्त में ही मेरे ग्रैंड मदर का देहांत हो गया। क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ग्रैंड मदर बहुत क्लोज थी मेरे, तो मैंने उन्हें खोया। उसके बाद मेरे ब्रदर का मेजर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। मुझे याद है मैंने कई दिन हॉस्पिटल में रह के पढ़ाई करी है। हॉस्पिटल से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से हॉस्पिटल, काफ़ी बार हुआ। पर ऑपरेशन क्योंकि सक्सेसफुल नहीं था तो घर वालों ने बॉम्बे जाने की सोची। मैंने जयपुर रह के ही पढ़ाई करी। अप्रैल 2017 में मेरे ब्रदर का 2nd मेजर ऑपरेशन होना था। बात है 22 अप्रैल की। मेरा एग्ज़ाम था 14, 15 और 16 में। हालांकि ऑपरेशन का मुझे मालूम नहीं था, पर जब ऑपरेशन हो गया तब मुझे पता चला कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे ब्रदर से मेरी पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पहले एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम मिलेंगे। बट जब मैंने ये सुना कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है, मैंने फटाफट टिकट कराई और मैं बॉम्बे पहुंच गई ब्रदर से मिलने। वहाँ पता चला कि मेरे ब्रदर के पास सिर्फ 6 महीने से 2 साल का ही वक्त है। मुझे याद है मैं वापस आ रही थी फ़्लाइट से जयपुर और पूरे टाइम रोते हुए आ रही थी। क्या करूं, फैमिली के साथ रहूं, पढ़ाई करूं, समझ नहीं आ रहा था। पर मैं जयपुर रही और एग्ज़ाम दिया। मेरे ब्रदर भी आ गए थे। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि 2017 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हो जाता तो मैं वो आखिरी 6 महीने नहीं स्पेंड कर पाती मेरे ब्रदर के साथ।
16 दिसंबर 2017 वो दिन था जब मेरे ब्रदर हमें छोड़ के गए। उससे पहले के जब 2 महीने थे और मेरे ब्रदर को पता था अब मैं नहीं बच सकता, उनके मन में सिर्फ एक दुख था कि अब मेरे मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, कौन मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखेगा, क्योंकि बेटी तो शादी के बाद अपने घर चली जाती है, अब मेरे मम्मी पापा का कौन रहेगा। उसकी हमेशा इच्छा थी कि मैं वापस आऊँ इस घर में और मेरे मम्मी पापा की सेवा करूँ। कहीं ना कहीं वो मुझे एक हिंट दे गया कि शालिनी, मैं तेरे थ्रू वापस आना चाहता हूँ। जब मेरा ब्रदर हमें छोड़ के चला गया और मैं अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देखती थी, तो मुझे मेरे ब्रदर की बात याद आई और मैंने सोचा शायद ये सही समय है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का। मैं समझती हूँ वो मेरी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन था जब मेरा बच्चा पैदा हुआ और वो बेटा था। मेरे मम्मी पापा को लगा कि ये उन्हीं का बेटा वापस आया है। वो जो खुशी उनके चेहरे पे थी, वो जो मैं बयां नहीं कर सकती, वो कितने खुश थे उस दिन। आज मेरी माँ मेरे बेटे को बिल्कुल वैसे ही लाड प्यार करती है जब मेरे भाई को उसके आखिरी दिनों में करती थी। मेरे लिए इससे बेस्ट गिफ्ट नहीं हो सकता मेरे पेरेंट्स को देने के लिए। आई एम वेरी ग्लैड दैट माई सन इज़ बॉर्न। बट ये बोलने में अच्छा लगता है, बट जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे कंसीव करना है, तब मुझे समझ नहीं आया कि अपने सपने को देखूं, पढ़ाई पे ध्यान दूं या फैमिली पे ध्यान दूं। बट क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने अपना सपना बैक सीट पे रखा और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। जब 2018 में मैंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, आई वॉज 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। मदरहुड अपने आप में एक चैलेंजिंग जर्नी होती है और काफ़ी हैप्पी जर्नी भी होती है, बट मैं हमेशा ये गिल्ट लेके रहती हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही। एनीवे 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया और मेरा क्लियर नहीं हो पाया। मेरा बेबी बॉर्न हुआ और मैंने अपना पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करने का सोचा, बिकॉज़ मैं एक छोटा सा बच्चा है, मैं पढ़ाई करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। प्रॉपर 6 महीने मैंने उसका ख्याल रखा और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अब 2019 का अटेम्प्ट देते हैं। उस अटेम्प्ट में मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। जब मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया तब मेरा बेटा 9 महीने का ही था। खैर मेरा वो अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हो पाया और मैं हार्ट ब्रोकन थी। हर अटेम्प्ट के साथ मेरा कॉन्फिडेंस गिरता गया। मुझे लगा मेरा यूपीएससी भी क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा प्राइवेट जॉब में भी मैं नहीं कर रही हूँ, जितना गैप आएगा प्राइवेट जॉब में मुझे वापस कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने को मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ डाउट्स, लो कॉन्फिडेंस, उन सब से ही मैं गुज़र रही थी। बट यहाँ पे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने बोला तुम बच्चे की चिंता छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बट क्योंकि कहीं ना कहीं फेलियर से सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है। मैं 2 बार फेल हो गई, 3 बार फेल हो गई और फेलियर्स मुझसे नहीं झेलने थे। बट मैंने वापस हिम्मत जुटाई, फैमिली ने मोटिवेट करा और 2020 का अटेम्प्ट देने का हिम्मत जुटाई। पर कैसे होगा, बेटे के साथ पढ़ाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि जब आपका छोटा बच्चा होता है तो वो आप क्रॉल करके आता है, हाथ ऊपर करता है, मम्मा मम्मा करता है और आप चिढ़ते हो कि प्लीज़ जाओ मुझे पढ़ने दो। आप अपने मम्मी पे गुस्सा करते हो, अपने फैमिली वालों पे गुस्सा करते हो, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। मैंने सोचा मुझसे नहीं हो पाएगा। उसी दौरान मैंने IAS अनु कुमारी मैम का एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपने बेटे को अपने मदर के घर छोड़ा और कहीं और रह के तैयारी करी। उसी दौरान मेरी कज़िन ने मुझे एक टेक्स्ट करा। उस टेक्स्ट में न्यूज़ थी पूनम दलाल मैम की कि कैसे उन्होंने प्रेगनेंसी में प्री निकाला और छोटे से बेबी के साथ मेंस निकाला। मुझे लगता है ये दोनों स्टोरी मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग थी। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। 2020 में मैंने डिसाइड करा कि मैं मेरे बेटे को मेरे मम्मी के घर छोड़ूंगी और पीजी में शिफ्ट हो जाऊंगी। फ़ैब में मैंने पीजी में शिफ्ट कर लिया। पहले 1, 2, 3 दिन तो मैं बहुत रोई बेटे की याद में। मुझे याद है मैं पीजी की टेबल पे मैंने लिखा था, वंश योर एवरी सेकेंड ऑफ सेक्रीफाइस विल बी काउंटेड। हालांकि मेरी पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छी हो गई थी, पर क्योंकि 2020 पे कोविड आ गया था तो मार्च एंड में पीजी सारे बंद हो गए और मुझे वापस घर आना पड़ा। फिर वही कहानी, बेटे के साथ पढ़ाई, स्ट्रगल करना,
उसको दूर भेजना, फिर गिल्ट ट्रिप पे जाना, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि कोविड वाला जो टाइम था उसमें एग्ज़ाम्स भी डिले हो गए थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं वापस अपने इन लॉज़ और हस्बैंड के घर जाऊँ, यहीं रह के पढ़ाई करूँ, बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूँ। वो जो गिल्ट था वो बहुत बुरा था। यहाँ मैं मानती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वो उन्होंने बोला कि तुम वहीं रहो, अपनी मम्मी के घर रहो और पढ़ाई करो, एग्ज़ाम जब भी हो तुम वहीं रहो। इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर आप अपने इन लॉज़ के साथ नहीं रहते तो कोई बात नहीं, पर अगर आप अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रहते 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो थोड़ा अजीब हो जाता है। क्यों नहीं रह रही है, इनका झगड़ा हो गया है क्या, ये साथ में नहीं है क्या? बट यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ एक चट्टान बन के खड़ी रही। कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी मेरे तक उन्होंने नहीं आने दी। सिर्फ एक चीज़ बोली, तुम अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे लगता है मेरे लिए वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था। 2020 का मैंने रिटर्न दिया और मेरा क्लियर हो गया। 2020 का जब मैं इंटरव्यू दे के वापस आ रही थी, तब एक बहुत टची इंसिडेंट मुझे पता चला मेरे मदर इन लॉ के द्वारा। मेरा इंटरव्यू था अप्रैल में, और अप्रैल में ही मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सीरियस हो गई थी और वो 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज थी। इनफैक्ट मेरे कुछ रिलेटिव्स को तो लगा शायद ये मेरी मदर इन लॉ के आखिरी डेज़ हैं, पर मेरी मदर इन लॉ ने भनक तक नहीं पड़ने दी, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही अपनी फैमिली को, शालिनी को पता नहीं चलना चाहिए। एक माँ ऐसा कर सकती है, बट एक सासू माँ मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा सपोर्ट कर पाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 2020 में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गई और मैंने सोचा अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जब 2020 में मेरा नहीं हो पाया और 2021 का मैंने इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि 2020 की जो इंटरव्यू की डेट और 2021 का रिटन एग्ज़ाम क्लैश कर रहे थे। मैंने उसका फॉर्म भी नहीं भरा, एग्ज़ाम भी नहीं दिया, और मैंने सोचा 2020 में नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, और मैंने अपनी हिम्मत हार दी। 4 अटेम्प्ट्स, 4 फेलियर्स, इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे गिल्ट्स, बच्चे से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, इतने सेक्रीफाइसेस, इसके बाद भी कोई सक्सेस नहीं। मुझे लगा अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, तो मैंने अपनी हिम्मत हार दी। क्योंकि जो यूपीएससी की जर्नी है, आपको बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, इतना गैप हो गया। पहले मुझे लगता था कि वापस जॉब में चली जाऊँगी, पर इतना गैप होने के बाद मुझे जॉब के भी डाउट्स होने लगे। अब कौन मुझे जॉब देगा, मैं क्या हाउसवाइफ ही बन के रह जाऊँगी? मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, बट यूपीएससी तो नहीं करना है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि शालिनी, इतनी बार तुमने खुद के लिए दिया, एक बार मेरे लिए दे लो। 5th अटेम्प्ट था और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मुझे लगा 5th अटेम्प्ट तक कौन देता है, पर कहीं ना कहीं जो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सिर्फ मेरे लिए दे लो, वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था। मेरी मदर इन लॉ ने बोला बेटा एक बार और दे लो। मैंने बोला नहीं इतने फेलियर्स मैं अब और नहीं झेल सकती, मैं वापस फेल हो गई तो क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला फेल ही तो होगी बेटा, और क्या ही होगा। मेरी मदर ने बोला बेटा ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई है, सिर्फ फेल ही तो होगी, ज़िंदगी तो फिर भी है। आज अगर मैं सोचूं, अगर मैं वो अपना लास्ट अटेम्प्ट नहीं देती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरी फैमिली की, मेरी मदर की, मेरी मदर इन लॉ की। ये दोनों जिस तरह से मेरे लिए चट्टान बन के खड़ी रही, जिस तरह से मेरे बच्चे को रखा, जिस तरह से मेरा सपोर्ट करा, वो मैं बयां नहीं कर सकती। फाइनली मैंने 2022 का अटेम्प्ट देने का सोचा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिली के सपोर्ट के साथ एक मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको क्यों ये क्लियर करना है। जब मैं 2017 का कर रही थी, मेरे लिए मेरा पर्सनल रीजंस थे। अब क्योंकि मुझे 2 फैमिलीज़ की जिम्मेदारियां संभालनी है, तो मेरे रीजंस चेंज हो गए। मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए थी कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकूं। 2020 की प्रिपरेशन के दौरान और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैंने और जाना कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के अंदर ऑफिसर्स काम क्या करते हैं। जब मैंने देखा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था कि क्या मैं भी वो हिस्सा बन सकती हूँ। तो मुझे लगता है ये जो मेरे रीजंस थे कि मुझे ये जॉब क्यों करना है, वो बहुत हो गए।
और ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स था कि मुझे ये जॉब क्यों करना है। मैंने पूरी तैयारी के साथ 2022 के अटेम्प्ट की तैयारी चालू कर दी। इस बार मैंने ये देखा कि मैं ऐसा क्या करूं कि 2020 से बेटर कर सकूं। पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था, तो मैंने ऐसे प्लान करा कि वो स्कूल जाए, उसके बाद अपने दादा दादी के घर जाए, ताकि वो इक्वली दादा दादी के साथ रहे, मेरे मम्मी पापा के साथ रहे और पूरा दिन उसका यूटिलाइज़ हो जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करे, और जब रात को आए तो मैं थोड़ा सा उसके साथ कडल कर लूँ, थोड़ा सा खेल लूँ और वापस अपनी पढ़ाई कर लूँ। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी 2020 से वो ये थी सेल्फ एनालिसिस, और जो टॉपर्स की जो मार्कशीट्स थी, टॉपर्स की मार्कशीट से मैंने एक चीज़ देखी। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 6 पेपर होते हैं, एक जीएस, इंग्लिश और 4 स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब मैंने टॉपर्स की मार्कशीट्स देखी तो मैंने एनालाइज करा कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आप पेपर 1 और पेपर 2 में ला सकते हैं। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। इस बार मैंने अपना पूरा फोकस पेपर 1 और पेपर 2 की प्रैक्टिस में करा। सिलेबस मैंने सारा कवर करा, पेपर 3 भी करा, पेपर 4 भी करा, जीएस भी करा और इंग्लिश भी करा, बट मेरा मेन फोकस था पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छे नंबर लाना। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मेरी ये स्ट्रैटेजी वर्क करी और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। जीएस के अंदर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना है और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में करंट से रिलेटेड जो आ रहा है वो करंट मैगजीन्स और कोचिंग के नोट्स, ये 2 चीज़ें करी। ये स्ट्रैटेजी अपना के मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। इंटरव्यू के टाइम पे एक डैफ फिल करना होता है और उसमें अपने बारे में सब कुछ लिखना होता है। क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स पढ़ी कहाँ से जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतनी वास्ट होती है, कौन सी बुक्स पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। 2020 का एनालिसिस से मुझे ये पता चला कि यूपीएससी आजकल बहुत सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये थी कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिक पढूं और उसको अप्लाइड वे में सोचूं, किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर मैं अपने क्वेश्चंस की बात करूं इंटरव्यू के, तो मुझसे मेरे जॉब से रिलेटेड और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। एक जो क्लीशे क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सर्विसेज, हमें लगता है शायद ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो मोस्टली लोग प्रिपेयर भी नहीं करते। बट मैंने, क्योंकि मेरा ये 5th अटेम्प्ट था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा कि मुझे क्यों करना है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे रीजंस बहुत क्लियर थे और मुझे पता चला ये कितना अच्छा काम करते हैं ऑफिसर्स। मैंने उन्हें बताया कि सर, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ दिस नेशन। मुझे लगता है जब आप इंटरव्यू के अंदर आंसर दें तो आप यही फील करें कि आप उस पोस्ट पर हैं और आप वो क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर ये चीज़ सोच के अगर आप आंसर देंगे तो इंटरव्यू पैनल को भी समझ आ जाएगा, हाँ, दिस पर्सन इज़ राइट फॉर दिस पोजीशन। तो मुझे लगता है मेरे लिए इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी, रिटर्न की स्ट्रैटेजी काफ़ी वर्क करी और फाइनली इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज 2022 क्लियर करा विद ऑल इंडिया रैंक 8। जब 28 दिसंबर को रिज़ल्ट आया, मैं मेरे इन लॉज़ के घर ही थी और मेरे तो खुशी के आंसू थे ही। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे सिस्टर इन लॉज़ के आंखों में जो मैंने आंसू देखे खुशी के, मुझे लगा ये 5th अटेम्प्ट हो या 1st अटेम्प्ट, काफ़ी वर्थ था। आज जोश टॉक यूपीएससी के मंच से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है और अगर आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, को मुश्किलें आएगी, संघर्ष होगा, पर अगर आपकी फैमिली साथ है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। मैं खुद इंस्पायर हुई हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखे, मेरी जर्नी इतनी लंबी रही, इतने फेलियर्स रहे, इतने स्ट्रगल्स रहे, इतने गिल्ट रहे, पर मुझे लगता है मैं अगर इंस्पायर हो सकती हूँ वीडियोस देख के, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। 20 दिन पहले वाली शालिनी और 20 दिन बाद वाली शालिनी में सिर्फ एक रिज़ल्ट का डिफरेंस है और साथ था फैमिली का। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अपने रीजंस बहुत क्लियर रखिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।